नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस शेर के मायने ये हैं कि अगर इंसान अपनी मेहनत और लगन से किसी मकाम को हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते उसकी मेहनत और लगन सच्ची होना चाहिए और पूरी शिद्दत होना चाहिए। एक ऐसी ही बुलंदी की दास्तान लिखी है डॉक्टर आशुतोष कुमार ने, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष किया और उसके बाद इन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई की कानपुर से, और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है, जिसके बाद ये MS करते हैं और हड्डी एवं जोड़ के स्पेशलिस्ट करते हैं। और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बरेली ज़िले सहित उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर बन जाते हैं। आज बरेली के अधिकतर अस्पतालों में आप डॉक्टर आशुतोष कुमार का नाम लिखा हुआ साइन बोर्ड पर देख सकते हैं और बड़ी महारत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको इन्होंने चलना सिखाया, यानी कि जिनके पैर टूट चुके थे, हाथ टूट चुके थे, उनको इन्होंने आधुनिक तकनीक से लैस करके ऑपरेशन के माध्यम से उनको चलना सिखाया और उनकी ज़िंदगी में रोशनी डाली। आज मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार मौजूद हैं। इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके के मरीज इनके पास आए अब तक और इन्होंने क्या इलाज किया, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब का कुछ मोटा मोटी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इसमें कोई इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार। मैंने अपना कैरियर 2007 से स्टार्ट किया था। MBBS मेरा कानपुर, GSM कानपुर। उसके बाद 3 साल का मेरा MS ऑर्थोपेडिक्स में MLB मेडिकल कॉलेज झांसी। उसके बाद फिर मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसे आर्थोप्लास्टी या फिर जोड़ प्रत्यारोपण की सर्जरी कहते हैं, उसमें मैंने SRशिप करी है मैक्स साकेत दिल्ली से। और इसके बाद फिर मैं बरेली में तकरीबन मुझे 3 साल हो गया है। 3 साल से मैं बरेली में ही वर्किंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं सारे टाइप के जो ऑर्थोपेडिक्स के लेटेस्ट सर्जरीज हैं वो मैं बरेली में कर रहा हूँ। एडवांस सर्जरी जिसे बोलते हैं, जैसे कि आर्थ्रोस्कोपी, दूरबीन विधि से इलाज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन और छोटे चीरे से जो चीज़ पहले बड़े चीरे से होती थी, अब लेटेस्ट मशीन के द्वारा उसे मैं छोटे चीरे से ऑपरेशन कर रहा हूँ बरेली। 3 साल के अंदर इन्होंने जो मकाम बरेली के अंदर हासिल किया है वो शायद ही किसी डॉक्टर को मिल पाए या वो हासिल कर पाए। ये सब इनकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। एक बड़ी बात यह है कि ये अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मेरा सबसे पहला सवाल सर से ये है कि सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों के जोड़ों के दर्द और कमर दर्द की शिकायत रहती है, तो इसका क्या कारण है और क्या परेशानी है और कैसे इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल सही। हमारे और सबके ज़्यादातर घर में बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, तो जब ठंड होती है तो ज़्यादातर बुज़ुर्गों को ये शिकायत आती है, जैसे कंधे में दर्द, घुटने में दर्द, ये सब शिकायतें होती हैं। इसका मुख्य कारण तो इसके बहुत होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण देखा गया है वो ये है कि जब सर्दी होती है तो थोड़ी सी जकड़ आती है शरीर में। उस जकड़न की वजह से ही सबसे ज़्यादा घुटनों में दर्द और ये संभावना ज़्यादा खुल के आती हैं। नॉर्मली दर्द होता है, लेकिन ठंडों में या जाड़ों में ये चीज़ ज़्यादा उभर के आती है। तो ऐसे केस हमें OPD में काफ़ी मिलते हैं, जिन्हें हम सिर्फ सिंपल दवाई, सिंपल पेन किलर देते हैं और बस यही कहते हैं कि शरीर को ढक के रखना है। क्रैप बैंडेज है या फिर नी कैप है या फिर कोई भी एक ऑइंटमेंट दे दिया, उससे ज़्यादातर रिलीफ हो जाता है। एक आसान समस्या। अगला सवाल है मेरा कि हड्डियों में कट की आवाज़ जो आती है, अक्सर हमें भी पता चलता है और भी लोग देखते हैं। जी। तो इसका क्या कारण है, क्यों आती है आवाज़? कट जोड़ों में आना बहुत आम समस्या है। ज़्यादातर ये मिडिल एज ग्रुप के पेशेंट में देखा जाता है। इसका कोई बहुत बड़ा मुख्य कारण नहीं है, सिर्फ कैल्शियम की कमी ही बताई गई है इसका कारण। जो कट की आवाज़ आना है, ये कैल्शियम की कमी से होता है, क्योंकि हमारा दिनचर्या आजकल क्या है कि सही टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या फिर जो मिल गया वो खा लिया, तो उससे जो पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम चाहिए वो नहीं मिल रही है शरीर में। इसलिए ये जो मिडिल एज वाली पॉपुलेशन है उसमें ये कट की आवाज़ आ रही है। तो उसमें सिंपल आप कैल्शियम का ट्रीटमेंट लीजिए, कैल्शियम और साथ में विटामिन D, इस दोनों को आप साथ में लीजिए, आपकी कट की आवाज़ आने की जो भी प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक और सवाल है मेरा कि रीढ़ की हड्डी में जो है TB, ये क्यों हो जाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और आधुनिक इसका इलाज क्या है? जी हाँ, TB, ट्यूबरकुलोसिस, हिंदुस्तान में ऐसे लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान में हर दूसरे या तीसरे इंसान को TB है।
तो टीबी जो है ये इसका कीटाणु जो है ये हवा में रहता है और हो सकता है वो हम सबके अंदर है। जिस मरीज की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे आजकल अभी इम्यूनिटी का अभी बहुत चला था कोरोना में, जिन पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है उसमें कीटाणु अपने लक्षण दिखा देता है। तो ये ज़्यादातर छाती की टीबी होती है। छाती की टीबी का ही कीटाणु और इन्फेक्शन ही हमारे रीढ़ में जाता है। रीढ़ में कभी भी डायरेक्ट ये कीटाणु नहीं हमला करता है। इसका हमले करने का सिर्फ कारण है कि छाती की टीबी या फिर और भी कहीं किसी भी शरीर में, जैसे आंत की, पेट के आंत की टीबी हो गई या फिर और किसी भी चीज़ की टीबी की वजह से ही ये वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में असर करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका आधुनिक इलाज क्या है, मतलब इससे कैसे बचा जाए? अब इसका इलाज तो पहले तो यही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, क्योंकि हवा में ये बैक्टीरिया रहता है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। दूसरा, अगर इन केस किसी को टीबी हो जाती है तो उसे कभी भी आप लाइटली नहीं लीजिए। आप उसका सही इलाज सही टाइम पे करना है। टीबी की दवाई जो है वो हमें लंबे अंतराल पे खानी पड़ती है। कभी कभी हमें 11 से लेकर 18 महीने तक दवाई खाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, शुरुआत करते हैं टीबी की दवा लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, कोई भी कारण बस उसे छोड़ देते हैं, यही उनका नुकसान होता है, यहीं से चीज़ खराब होती है। आप टीबी की दवा जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर PSC CSC पे फ्री मिलती है, सरकार हमें फ्री दे रही है, आप उसे खाइए, लेकिन पूरा का पूरा उसका जो टाइम है वो आपको उस टाइम पे खानी है। अगर कम टाइम पे खाते हैं तो नुकसान आपका है। पता कैसे चलता है कि हमारी हड्डी में जो है टीबी की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, रीढ़ की हड्डी में अगर टीबी है तो दिक्कत आएगी नसों की। जो हमारे पैरों में नसें हैं उसमें दिक्कत आना शुरू करेगा। पैर कभी कभी क्या होता है कि चलना बंद हो जाते हैं, लैट्रिन पेशाब इसका आना कम हो जाता है, ये सारे लक्षण हैं। फिर इसे हम एक्सरे से या MRI से हम इसे डायग्नोसिस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट उसके ग्रेड के अनुसार कि किस ग्रेड का टीबी है उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट है। किसी किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और किसी किसी को सिर्फ ATT जो दवा है वो खाने से ही पर्याप्त आराम मिल जाता है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं और वही कारण होता है जो हमारी बॉडी में जो है बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। इसलिए अगर हमें कोई भी बीमारी है तो हमें शुरुआत से ही उसको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक बड़ा सवाल मैं सर से करने वाला हूं कि हड्डियों, जब इंसान का एक्सीडेंट या किसी भी माध्यम से हड्डी टूट जाती हैं या पूरा जो बॉडी होती है हड्डी की वो डैमेज हो जाती है, तो जोड़ प्रत्यारोपण एक माध्यम है जिससे इंसान को जो है एक सहूलियत मिल जाती है और वो अपनी अगले की ज़िंदगी सही तरीके से जी पाता है। मैं चाहूँगा सर से जोड़ प्रत्यारोपण पर थोड़ी रोशनी डालें। जोड़ प्रत्यारोपण, जिसे हमारी लैंग्वेज में आर्थ्रोप्लास्टी बोला जाता है, ये एडवांस सर्जरी है और मैं ये एडवांस सर्जरी बरेली में कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर हम 2 जगह के जोड़ ज़्यादातर हम बदलते हैं। एक तो होता है हिप, जिसे हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, और दूसरा है नी, जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बुजुर्ग 45 या 55 प्लस जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये समस्या होती है कि घुटने में दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पैर टेढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाता है मरीज। उसके लिए ये वरदान सर्जरी है। आप एक बार सर्जरी कराइए, आप ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलने लगेंगे। ऐसी टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। ये आमतौर पे यंग पेशेंट में भी देखा गया है कि गांव में आपने देखा होगा, गांव में एक दवाई होती है जिसे स्टेरॉइड बोलते हैं, वो खूब दिए जाते हैं। गांव में ज़्यादातर अधिकतर डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं। उनका साइड इफेक्ट होता है स्टेरॉइड का, जिसे हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो हमारी हिप जॉइंट में अफेक्ट करती है। उसमें कूला बिल्कुल खराब हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है। उस चीज़ को ठीक करने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और ये इतनी अच्छी रिवॉर्डिंग सर्जरी है कि पेशेंट अगले दिन से ही चलने लग जाता है। एक मरीज जो बेचारा 2-3 महीने से बिस्तर पर लेटा हुआ है, ऑपरेशन करने के बाद आपका चलने लग जाए तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो इसलिए ये सबसे अच्छी रिवॉर्डिंग सर्जरी है। पर ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ से थोड़ा कतराते हैं रिप्लेसमेंट से, पर एकदम आप अच्छे डॉक्टर से सही टाइम पे कराएंगे तो ये बहुत अच्छी रिवॉर्डिंग सर्जरी है। अच्छा सर, इसमें क्या खर्चा आता है रिप्लेसमेंट में? इसका खर्चा, जैसे आयुष्मान भारत जो स्कीम निकाली है भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने, जिस पेशेंट का आयुष्मान कार्ड है उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मली ये लाखों की सर्जरी है, जो कि आयुष्मान भारत में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वैसे अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो तकरीबन लाखों में इसका खर्चा आता है। और हमारे यहाँ भी इसका 80,000
और 1 लाख के बीच का इसका खर्चा है। जी, एक बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और आप चलने में असमर्थ हैं, आपकी हिप जो है ख़राब हो चुकी है, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड के ज़रिए महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर आशुतोष कुमार को दिखाकर अपना हिप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं और आप चलने योग्य बन सकते हैं अगले ही दिन से। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर इंसान जब चलना शुरू करता है तो उसको कोई साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं? अगर आप डॉक्टर के निगरानी में चलेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी डॉक्टर सिखाएगा आपको कवर्ड एक्सरसाइजेज होती हैं जो नॉर्मली रिप्लेसमेंट के बाद की जाती है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अगर ये सब आप एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी, एहतियात बरतनी पड़ेगी और उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी अपनी एक बेहतरीन तरीके से बिता सकते हैं, क्योंकि साइंस ने हमें वो वरदान दिया है कि एक समय था जब हमारे देश में एजुकेशन या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। तब हमारे घर के लोग, मैं खुद कहूँगा कि मेरे दादा की हिप जो है टूट गई थी उनकी, और उसके बाद वो जब डेथ हो गई उनकी, लेकिन वो सही नहीं हो पाए क्योंकि हमारे ज़िले के अंदर बेहतर इलाज की सुविधाएं नहीं थी। मेरा अगला सवाल सर से यह है कि मैं जानना चाहूँगा कि दूरबीन विधि से कौन कौन सी ऑपरेशन होती हैं और उसमें क्या खर्चा आता है? दूरबीन विधि जिसे हम लोग हमारी भाषा में उसे आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। ये आमतौर पे ये मरीज होते हैं जो एथलीट होते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर है या फिर लॉन्ग जंपर हैं। इनमें क्या होता है, कभी कभी घुटनों के तार टूट जाते हैं। जैसे ये हमारा घुटना है, ये घुटना है हमारा, इसमें ये देखना, ये आपको ये ऑरेंज कलर के ये सब तार हैं। इन तार में जब चोट आती है उसको रिपेयर करने की सर्जरी को हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोपी, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये इसमें दूरबीन विधि का मतलब ये है कि इसमें हम छोटे चीरे से करते हैं। छोटा चीरा मतलब एक टाका लगना, सिर्फ एक टाका लगने वाली सर्जरी होती है। तो इसमें हम पूरा का पूरा जोड़ नहीं खोलते हैं, सिर्फ 3 छेद बनाते हैं। 3 छेद से ही हम ये सर्जरी को पूरा करते हैं। इससे फ़ायदा यह है कि मरीज जल्दी रिकवर होता है, मरीज का सर्जरी में कम ब्लड लॉस होता है, मरीज जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन्स काम में जल्दी आ जाता है और मरीज अपना जो नॉर्मल काम पहले कर सकता था वो आज भी कर रहा है। ये जितने भी एथलीट हैं ये सर्जरी खूब कॉमन कराते हैं। बरेली में थोड़ा सा इस चीज़ की कमी है क्योंकि बरेली में लोग अवेयर नहीं है कि ये सर्जरी बरेली में भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बरेली में सर्जरी हो रही हैं और जो इम्प्लांट दिल्ली या फिर लखनऊ जैसे शहर में लगाया जा रहा है, वही इम्प्लांट सेम बरेली जैसे शहर में भी आसानी से मिल रहा है और ये सर्जरी बरेली में भी अब होने लगी हैं। जी, बड़ी बात है कि दूरबीन विधि जो है, जो दूसरे शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हमें जाना पड़ता था, मजबूरी होती है, शौक से कोई नहीं जाता है, लेकिन आज आप बरेली ज़िले में भी अपना बेहतर इलाज करा सकती हैं दूरबीन विधि द्वारा, और वहाँ से दूसरे शहरों से कम खर्च में। मैं अगला सवाल सर से करूँगा कि रीढ़ की हड्डी में आजकल बड़ा ही परेशानी हो रही है। जैसे मेरे साथ खुद ही सुबह ऐसा हुआ कि मैं चाय पी रहा था और अचानक से मेरे रीढ़ की हड्डी के आसपास मतलब बल खाता हुआ दर्द हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। क्या कारण है इसका, क्यों हो रहा है? रीढ़ की हड्डी में समस्या होने का सबसे मुख्य कारण है कि आपका बैठने का तरीका, आप किस तरीके से बैठते हैं, आप रात में किस तरीके से सोते हैं, इस पे ही आपका पूरा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ऐसी चीज़ है जिस पे आपका पूरा शरीर का वजन पड़ता है। अगर ये चीज़ आपका बैठने का तरीका गलत होता है या लेटने का तरीका गलत होता है तो जाहिर तौर पे वहाँ पे जितनी भी मसल होती हैं वो स्पाज्म में आ जाती हैं। स्पाज्म का मतलब जकड़ में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो नियमित रूप से आप इसकी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, गर्म पानी की सिकाई होती है, ये सब आप लेंगे नियमित रूप से तो आप इससे आराम से बच सकते हैं। जी, बड़ा अच्छी जानकारी और बेहतर अनुभव को हमने आपके साथ शेयर किया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आशुतोष कुमार, जिन्होंने बहुत कम समय में बरेली ज़िले के अंदर अपनी एक अलग पहचान और एक अलग मकाम हासिल किया है, जो किसी के भी लिए हासिल करना एक बड़ी बात है और अपने आप में एक यूनिक बात है कि 3 साल के अंदर, महज 3 साल के अंदर इन्होंने बरेली ज़िले में एक नया, बरेली ज़िले को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी सुविधाएं देने का काम किया। मैं सर से गुजारिश करूँगा कि जो देश में इस समय ओमिक्रॉन वायरस आया हुआ है उस पर ज़रा रोशनी डालें और उससे कैसे बचें, ज़रा लोगों को बताएं। ये भी कोविड का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो साउथ अफ्रीका में है। धीरे धीरे ये हमारे इंडिया में पैर पसार रहा है और हल्के हल्के इसके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी आ जाए, तरीका बचाव हमारा जो पहले था वो आज भी है कि हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हमें मास्क यूज़ करना है
और हमें दूरी बना के रखना है। ये चीज़ आप करके रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आपकी वैक्सीनेशन, आपका अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा कंप्लीट है, आपने 2 वैक्सीन ली हैं तो, और बाकी आप सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये अपनाएंगे तो चाहे कोई सा भी वेरिएंट आए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मास्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात कि हम आपस में थोड़ी दूरी बना के रखें जिससे हम अपना स्वास्थ्य और दूसरे का स्वास्थ्य भी ठीक रख सकें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप भी हड्डी की किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर आशुतोष कुमार के पास आएँ और उन्हें ओपीडी में दिखाएं। अगर आप इस वीडियो को देखकर आते हैं तो आपको ओपीडी में भी काफ़ी किफ़ायत मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर आइए और डॉक्टर आशुतोष कुमार को दिखाइए, जिसके बाद वो आपको कुछ राहत देंगे ओपीडी में भी, और उसके अलावा इलाज जब आप कराएंगे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।